हाय फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से एक बार लेकर के आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आप लोग इसके पहले 2 लेक्चर पा चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज आप लोगों ने पढ़ा, उसमें तमाम चीजें रही और आप लोगों ने सारे इक्वेशंस और सारा एग्जांपल्स देखा। और हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं। इसमें मेरा आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक होगा आपका केमिकल इक्वेशंस। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। केमिकल इक्वेशन के बारे में हमको जानना है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula involved in it is known as chemical equation। ध्यान से समझिए, chemical equation क्या है? The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of substances involved in it is known as the chemical equations। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, आप लोग इसके पहले देखे होंगे, हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आप लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा। अब उसमें एक एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल क्या था? उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था इन्वॉल्व्स ऑफ गैस। तो उसमें एक एग्जाम्पल था जिंक मेटल का, और वो था ये कि जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक मेटल को डालते हैं तो क्या होता है? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था, वही एग्जाम्पल है। कुछ आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, हमको दिमाग में रखना है कि इस एग्जाम्पल को हम कहां कहां सेट कर सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल ये था कि जिंक मेटल, जिंक ग्रैनुलस, जिंक का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं। क्या होता है? जिंक सल्फेट बनता है और उसमें से आपको गैस निकलती हुई दिखाई देती है। तो वो था कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इवॉल्विंग ऑफ गैस। ठीक है, अब हम लोग इसी को देखते हैं। जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, क्या बनता है? टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन अगर लिखेंगे, ये इक्वेशन हमको पढ़ना है, हम इसको लिख रहे हैं वर्ड इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा। तो वर्ड इक्वेशन जिंक मेटल का क्या होगा? जिंक लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, दोनों को हम एक दूसरे में मिक्स कर रहा है। क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो गैस के लिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ मेटल है तो मेटल के लिए आप लोग अगर आप चाहें तो यहाँ सॉलिड लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इस लिक्विड फॉर्म है तो आप यहाँ एयर लिख सकते हैं। और ये क्या बना? ये भी लिक्विड ही बनेगा। और बाकी हाइड्रोजन गैस के लिए आप चाहें तो यहाँ जी लिखिए, या आप ऊपर के लिए एरो का साइन देंगे तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को दिखाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये वर्ड इक्वेशन है, हमको लिखना है इसका केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा? मैंने बताया कि इसका हमको लिखना है सिंबल या फार्मूला। पहली बात कि जिंक का फार्मूला नहीं होता है, क्या होता है? सिंबल होता है। जितने भी मेटल्स हैं सबका सिंबल होता है। तो हम लोग लिखेंगे Zn, ओके। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, H2SO4 हुआ, और बना क्या? जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा। ये हाइड्रोजन गैस बाहर होगी और ये जिंक जाकर के इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा जिंक सल्फेट, और ये फिर हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। अब आप लोग इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लिख सकते हैं। अभी के लिए आप लोग इतना उतारिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बात, केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा,
अब केमिकल इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो प्रकार का होगा। पहला होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड मतलब क्या? संतुलित। संतुलित समझिए, ध्यान से समझिए, बैलेंस का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बैलेंस देखा होगा। बैलेंस मतलब तराजू, तुला जिसको बोलते हैं। बैलेंस यानी कि वो बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, जितना इधर 1 किलोग्राम इधर तो 1 किलोग्राम इधर, और क्या? बैलेंस का मतलब यही तो हुआ। तो एक होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा क्या होगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ध्यान से समझिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक बार फिर से समझिएगा। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactant and products। समझ में आया कि इसका कहने का मतलब यह है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई भी एटम, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे और उसके एटम्स होंगे, तो वो एटम रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अब देखिएगा, जैसे आप लोगों को एक चीज पता है, ये एक शब्द आया है रिएक्टेंट और आया है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट आप लोगों को मैंने बताया होगा, द सबस्टेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज रिएक्टेंट। तो आपका ये रिएक्टेंट हुआ और ये आपका प्रोडक्ट है, द सबस्टेंस which produce after chemical reactions। और जो सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट इसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन यहां दिखाया गया है। तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। ये कहता क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यही मतलब है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है और दोनों तरफ उसमें जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं, दोनों तरफ उसकी क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा इक्वल है, तो वो केमिकल इक्वेशन क्या कहा जाएगा? बैलेंस्ड कहा जाएगा। अब ध्यान से आप समझिएगा, जिंक है, ठीक है, वही एग्जांपल मैं बार बार क्यों दे रहा हूं, आप लोगों को याद रहे। जिंक ग्रैनुलस, जिंक का छोटा टुकड़ा, फिर वही रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड्स फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। क्यों है? आप लोग दोनों तरफ एक साड़ी बनाएंगे, ठीक है, टेबल बनाएंगे, तो लिखिए इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। अब इसमें नंबर ऑफ, मैंने यहां पे लिखा हुआ है जिंक एटम्स, यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब यहां ध्यान से समझना है, इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब ये टर्म, ये चीज हमारे पास है। जिंक एटम इसमें कितने हैं? 1, और कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है, 1, तो लिख लेंगे 1। अब इसी जिंक एटम को देखना है प्रोडक्ट में कितना है, 1 ही दिख रहा है, देखिए। दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहां 2 है, 2 लिख लिए। इधर देखिए, इधर भी 2 है, ये चूंकि गैस है तो ये यहां पे 2 हो गया, ठीक। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, 1 सल्फर का एटम आपको दिख रहा है रिएक्टेंट में, 1 लिख लेंगे। नंबर ऑफ सल्फर एटम इन प्रोडक्ट 1 ही दिख रहा है, 1 लिख लेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, 4 एटम ऑक्सीजन के यहां है, यानी कि दोनों तरफ। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, कैसा केमिकल इक्वेशन हुआ? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। ओके ओके। सेकेंड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज unequal number of different elements in reactants and products। ओके, समझिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नाम से ही क्लियर है, क्या अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। मतलब कि एरो के साइन के दोनों तरफ, यानी कि इधर एक रिएक्टेंट और दूसरा क्या, प्रोडक्ट, जो उसमें एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। यही मतलब है इसका कहने का। इसमें लिखा हुआ है एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट इधर है, रिएक्टेंट इधर है, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं उनका एटम जो है वो अलग अलग होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। ओके, चलिए देखिए एग्जांपल इसका, सबसे छोटा सा एग्जांपल, वेरी इजी, क्लास 7th के लेवल का है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, व्हेन वी मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर फॉर्म्स वाटर लिक्विड। देखिएगा, H2 गैस के रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में, दोनों को एक साथ मिलाते हैं, वाटर बनता है। लिक्विड यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ लिक्विड, जी का मतलब हुआ गैस, यहां भी जी का मतलब हुआ गैस। ओके, अब देखिए, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। दिख रहा है क्लियर, क्यों नहीं है? अब आपको अगर लिखना हो, लिख के समझाना हो उसके लिए, वैसे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट्स कितना है? 2 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट्स में कितना है? 2 है। लेकिन प्रश्न नहीं है, यहां 2 नहीं है, कितना है? 1 है। ठीक, क्लियर हुआ? इतने से ही साफ हमें हो जाना चाहिए कि ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। ठीक है ना? चलिए, अब सवाल पैदा होता है कि क्या कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, आसान है, कुछ नहीं है। अब देखिए, यहां पे ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन 1 ही है, तो एक काम करते हैं, हमको ऑक्सीजन 2 चाहिए ना, तो 2 कर लो, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक, जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। क्यों? 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, लेकिन अब एक चीज और अनबैलेंस हो गई। क्या? हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इधर 2 है, अब इधर 2 एटम और 2 से मल्टीप्लाई, 4 एटम हाइड्रोजन के। अब क्या करें? हाँ, अब हम लोग इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये केमिकल इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।